बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑफिशियल सादिया साद। इस वक्त हमें दुनिया के दो ब्लॉक्स बहुत वाज़े दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ एक ब्लॉक में चीन और रूस है और दूसरे ब्लॉक में अमेरिका और उसके मगरबी इत्तेहादी यानी यूरोपीय ममालिक शामिल हैं। अब दोनों ब्लॉक्स एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल हैं। एक तरफ चीन की और रूस की यानी पहले ब्लॉक की ये कोशिश है कि हम तरक्की का सफ़र भी जारी रखें और जो मगरबी ब्लॉक का असर रसूख है उससे भी बाहर रहें। दूसरी तरफ जो मगरबी इत्तेहाद है, मगरबी ममालिक का, यूरोपीय ममालिक का इत्तेहाद है, उनकी ये कोशिश है कि हम हर मुमकिन कोशिश करें कि अपना तसल्लुत कायम रख सकें इस दुनिया पे, और चीन और रूस को यकीनी तौर पे वो ये मौका नहीं देना चाहते हैं। अब हो क्या रहा है कि दोनों ब्लॉक्स के दरमियान जो असल इस वक्त महाज बना हुआ है या जहाँ पे ये आपको एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल नज़र आते हैं वो यूक्रेन का महाज है। मगरबी जो ममालिक हैं, मगरबी इत्तेहाद ये समझता है कि अगर यहाँ से रूस फातह जंग बन गया तो फिर हम माजी का किस्सा बन जाएंगे, और यही चीज़ रूस और चाइना इस तरीके से देखते हैं कि अगर यहाँ पर यूक्रेन को मौका मिला जीतने का, क्योंकि यूक्रेन के पास इस वक्त अमेरिका की और तमाम जो यूरोपीय ममालिक हैं उनकी सपोर्ट मौजूद है। अमेरिका की नॉट सो मच, क्योंकि ऑब्वियसली प्रेसिडेंट ट्रंप के आने के बाद ख़ुद को अमेरिका ने थोड़ा अलग किया, लेकिन मगरबी जो इत्तेहाद है वो अभी तक यूक्रेन को वैसे ही सपोर्ट कर रहा है। सो वो ये जानते हैं कि अगर यूक्रेन यहाँ पे जीता तो फिर मगरबी महाज हम पर मुकम्मल अंदाज में गालिब आ जाएगा। अब अगर पहले हम मगरबी नुक्ता नज़र की तफसील में बात करें तो हम बहुत आसानी से कह सकते हैं कि अमेरिका और उसके जो यूरोपीय इत्तेहादी हैं, जिसमें ख़ास तौर से बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, वो क्या कोशिश कर रहे हैं कि यूक्रेन का दिफा मजबूत किया जाए, जिसकी जाने मैंने इशारा भी किया। क्योंकि अगर आप देखें तो इन तमाम यूरोपीय ममालिक ने प्रेसिडेंट ट्रंप के या अमेरिका के दूर होने के बाद या प्रेसिडेंट ट्रंप के दबाव में अपना जो डिफेंस बजट है उसको बढ़ाना शुरू किया। जीडीपी का 5%, बल्कि कुछ ममालिक तो इसको 10% तक ले जाने की भी बात करते हैं। सो सबसे पहली चीज़ जो कि शायद सर्वाइवल दोनों ब्लॉक्स के लिए सर्वाइवल का, बका का मसला बना हुआ है, वो सिक्योरिटी तरजीहात को सामने रखते हुए तमाम फैसला साजी कर रहे हैं। सो इसी वजह से ये दिफा जो यूक्रेन का मजबूत किया जा रहा है मगरबी इत्तेहाद की तरफ से, तो ये आपको मगरब का नुक्ता नज़र इस वक्त मिलता है। और यही वजह है जो अभी रिसेंट एक एग्जांपल हमारे सामने आई फ्रेंच प्रेसिडेंट की, एमानुएल मैक्रोन की, जिन्होंने बरतानिया का दौरा किया और बड़ा उनका पुरतपाक इस्तकबाल भी किया गया। और इस दौरे का वाहिद मकसद क्या था कि मगरब को, यूरोप को हमने कैसे मज़ीद यूनाइट करना है, मजबूत करना है, यूक्रेन की कैसे मदद करनी है, क्योंकि अगर यूक्रेन को यहाँ पे शिकस्त हो गई तो उसका मतलब है कि पूरे यूरोप को शिकस्त होगी और तमाम यूरोपीय ममालिक को मॉस्को के सामने सरेंडर करना पड़ेगा। और उसके बाद फिर यूरोप लाख कोशिश कर ले, रशिया को रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब यही सूरत हाल अगर हम दूसरे एस्पेक्ट से देखते हैं, यहाँ पर अगर हम रूस की और चाइना की बात करते हैं तो आपको बहुत वाज़े अल्फाज में ये तज्ज़िया सुनने को लोगों से मिलता है कि कहीं ना कहीं चाइना जो है वो यूक्रेन के महाज पे एक जंग लड़ रहा है, लेकिन रूस के प्रॉक्सी के तौर पे। अब ये नेटो के यूरोपीय ममालिक की निस्बत अगर हम अमेरिका की बात करें तो प्रेसिडेंट ट्रंप ख़ास तौर से एक मुश्किल सूरत हाल का शिकार नज़र आते हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने दौरे इक़्तिदार से आने से पहले जो बात की और आने के बाद जो बात की वो यही थी कि जी वो जंगें ख़त्म कराएंगे। अब उनकी कहीं ना कहीं ख्वाहिश है कि रूस और यूक्रेन की जंग ख़त्म हो जाए, लेकिन अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट किसी भी सूरत ऐसा नहीं चाहती है। वो ये चाहते हैं कि अगर अभी जंग ख़त्म हुई या प्रेसिडेंट ट्रंप ने मौका दिया तो इसका मतलब है कि व्लादिमीर पुतिन जो हैं वो विक्टर होंगे और हमारी शिकस्त जो है पूरी दुनिया के सामने आया हो जाएगी। क्योंकि अगर आप प्रेसिडेंट ट्रंप की उन कोशिशों की बात करें जिसमें उन्होंने व्लादिमीर पुतिन से टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन भी उनकी हमारे सामने आई, उनको भी कहा जंग ख़त्म करने के हवाले से, तो ऐसा लग रहा था कि हो जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट का ख्याल है कि हम सरेंडर कर जाएंगे, सो इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन
اس میں ایک اور چیز جو خاص دیکھنے کی ہے یا غور طلب ہے کہ امریکی اسٹیبلشمنٹ کو بھی اس بات کا باہستہ آہستہ اندازہ ہو رہا ہے کہ امریکی حکومت یا انتظامیہ بہت طویل عرصے کے لیے اس جنگ کو جاری رکھنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. اس صورت میں کیا ہمارا مستقبل ہوگا، اس پہ بھی اب غور کیا جا رہا ہے. کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو ایک وقت میں آپ کو مشرق وسطیٰ میں ایران کے خلاف امریکہ کا محاذ نظر آتا ہے، یمن میں جو ہے وہ امریکہ لڑ رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ تیسرا محاذ جو ہے وہ یوکرین کا محاذ ہے. تو ہمہ وقت کتنے محاذوں پر امریکہ لڑ سکتا ہے، اتنی صلاحیت ہے نہیں ہے. اب یہی امریکی اسٹیبلشمنٹ، ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ شاید چائنا ایسا چاہتا ہے کہ امریکہ روس کے خلاف الجھا رہے، یوکرین کے محاذ پہ الجھا رہے، اور روس کے مد مقابل یوکرین کو اسلحے کی مدد سے جو ممکن سپورٹ ہو سکتی ہے وہ فراہم کرتا رہے. اب اس صورت میں اگر آپ دیکھیں، جو ہم نے آپ کو ایک دفعہ ایران اور اسرائیل کے جنگ کے حوالے سے دونوں کا کمپیریزن بتایا تھا، دونوں کی ملٹری طاقت کا، اسٹرینتھ کا، یہاں پر بھی یہی سلسلہ دیکھا جا رہا ہے کہ اگر ہم اسی طریقے سے یوکرین کو اسلحہ فراہم کرتے رہے تو امریکی اسلحے کے سٹاک میں کمی ہو سکتی ہے، یا ایک سٹیج پہ آ کے بالکل ختم بھی ہو سکتا ہے. اور دوسری طرف رشیا جو ہے وہ اپنی تباہ حال ملٹری کو اس کو ری بلڈ کرنے کا موقع مل جائے گا. اور امریکی حکومت کی یہ کوشش ہے، اگین ایک ان کی اسٹیبلشمنٹ کا پوائنٹ آف ویو ہے اور ایک ان کی حکومت کا پوائنٹ آف ویو ہے. اب دونوں پہ فی الحال حاوی جو پوائنٹ آف ویو نظر آتا ہے وہ ان کی اسٹیبلشمنٹ کا نظر آتا ہے. ایز آئی سیڈ ارلیئر کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کوشش کی کہ یہ جنگ ختم ہو، لیکن وہ آپ کو ہوتا ہوا نظر نہیں آیا ہے. اب ان کی حکومت کا اگین موقف پہ آتے ہیں کہ جی ان کی کوشش کیا ہے کہ یہ جنگ ختم ہو جائے. ہم اپنی تمام تر توجہ جو ہیں وہ چائنا کے خلاف، خاص طور سے جو ٹیکنالوجی کے میدان میں ان کی ترقی ہے اس پہ لگائیں، اور چائنا کے خلاف ملٹری پاور بلڈ اپ میں لگائیں، اور وہی ہمارا فوکس ہونا چاہیے. کیونکہ ان جنگوں کی وجہ سے ہو کیا رہا ہے کہ جو ہماری ملٹری مائٹ ساؤتھ چائنا سی کے اندر تھی، وہاں سے ہم نے شفٹ کر دی ہے مڈل ایسٹ کی طرف یا یورپ کے محاذوں کی طرف اس کو منتقل کر دیا ہے، جو کہ اوبیسلی چائنا کے لیے ایک ہر لحاظ سے ون ون سچویشن بنتی ہے. دوسری طرف اگر ہم روسی پوائنٹ آف ویو کی بات کریں تو اس وقت ماسکو یہ بہت اچھے طریقے سے جانتا ہے کہ اگر یوکرین سے ہم یہ جنگ جیت کر نہ نکلے تو یہ ہمارے لیے صرف شرمندگی نہیں بلکہ ہماری بقا کا مسئلہ ہے، یہ ہماری بقا کی جنگ ہے. ہم یوکرین کے ہاتھوں شکست قبول نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ یوکرین کے جیتنے کا مطلب ہے نیٹو کا جیتنا، یورپی ممالک کا جیتنا. اور اسی اسٹریٹجی کو اگر آپ دیکھیں ولادیمیر پوٹن کی، تو وہ اپنا مقابلہ جب اس یوکرین کے محاذ پہ نیٹو سے کرتے ہیں، یورپ سے کرتے ہیں، تو وہ کئی بار یوکرین پہ نیوکلیئر حملے کی دھمکی بھی دے چکے ہیں اسی وجہ سے. اور اسی وجہ سے وہ بار بار کہتے بھی ہیں کہ اگر یہ صرف یوکرین کی جنگ ہوتی تو ایک الگ معاملہ تھا، لیکن باقی یورپی ممالک اپنی استطاعت سے بڑھ کر فائنانشلی اور دفاعی اسلحے کی صورت میں ہر طریقے سے ممکن مدد کر رہے ہیں یوکرین کی. سو لہٰذا ہم کسی بھی صورت یہ شکست قبول نہیں کر سکتے ہیں. اب پچھلے 3 سال سے یہ جنگ چل رہی ہے، اور پچھلے 3 سالوں میں چائنا کا جو کردار ہے وہ بڑا اہم ہے. اس نے روس کے ایک پارٹنر کے طور پہ یہاں پر کردار نبھایا ہے، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ جو چائنا کا اس وار کو لے کے موقف ہے وہ مزید واضح ہوتا چلا جا رہا ہے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بیجنگ جو ہے وہ یوکرین کے اندر امریکہ کے خلاف پراکسی وار لڑ رہا ہے، کیونکہ چائنا کو بہت اچھے طریقے سے پتہ ہے کہ اگر رشیا فاتح جنگ نہ بن کر نکلا تو پھر ان کے لیے بھی مسائل میں اضافہ ہو جائے گا. اور یہ جو ہم نے آپ کو ساؤتھ چائنا سی کی بات بتائی کہ وہاں پر تمام تر توجہ آ جائے گی امریکہ کی بھی، اور دیگر ممالک جو ان کے اتحادی ہیں امریکہ کے، وہ بھی چائنا کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے. اور وہاں پر بہت زیادہ چائنیز سیکیورٹی کے لیے مسائل بن سکتے ہیں آنے والے دنوں میں اگر ماسکو یہاں پہ شکست کا سامنا کرتا ہے.
अच्छा, अगर इस जंग के आगाज़ पे देखें, जब रूस और यूक्रेन की जंग शुरू हुई थी तो चाइना ने अपने आप को बहुत लिमिटेड रखा, अपना जो किरदार था बहुत महदूद रखा, रशिया से सस्ते तेल और गैस की ख़रीदारी तक ही वो महदूद रहे। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है उनका किरदार वाज़े हो रहा है। और मिसाल के तौर पे गुज़श्ता हफ्ते ब्रसल्स में जो चीनी वज़ीर ख़ारजा हैं वांग यी, उन्होंने एक प्राइवेट डिस्कशन थी, वहाँ पे बात हो रही थी और उन्होंने ये अल्फाज इस्तेमाल किए इस जंग के हवाले से कि बीजिंग रूस का यूक्रेन के ख़िलाफ़ जंग में हारना कबूल नहीं कर सकता, क्योंकि रूस की शिकस्त के बाद अमेरिका अपनी मुकम्मल तवज्जो चीन पर लगा देगा। और आप इससे ज़्यादा वजाहत चाइना के किरदार के हवाले से नहीं मांग सकते हैं। चीन के इस वज़ीर ख़ारजा के बयान के बाद जो नेटो के सेक्रेटरी जनरल हैं मार्क रूटा, उनका भी एक बयान आया। इनफैक्ट न्यूयॉर्क टाइम्स को वो इंटरव्यू दे रहे थे और उसमें उन्होंने कहा कि जी अब हमारे सामने चाइना का किरदार वाज़े हो चुका है। और बड़े तंज़िया अंदाज में उन्होंने चाइना के हवाले से कहा कि अगर चाइना ताइवान पर हमला करने का फ़ैसला करता है तो वो मॉस्को में बैठे अपने जूनियर पार्टनर व्लादिमीर पुतिन को फ़ोन करें और कहें कि जी हम यहाँ हमला करने जा रहे हैं ताइवान के ऊपर, तो आप जो है ना वो लिहाजा नेटो पर हमला कर दें, नेटो के ममालिक पर हमला कर दें आप उनको, ताकि यूरोप के मैदान जंग में मसरूफ़ रखें और हम इस तरफ जो है वो ताइवान पे हमला कर रहे हैं। अब यूक्रेन में अमेरिका की शिकस्त का मतलब क्या है? चीन की फतह। अब आप इसको इस तरीके से देखें कि बज़ाहिर तो आपको लगता है कि रूस और यूक्रेन की लड़ाई हो रही है, लेकिन जो चाइना का किरदार है वो बहुत वाज़े हो जाता है कि अगर इसमें अमेरिका या यूरोपीय ममालिक जीतते हैं तो वो चीन की शिकस्त है, रूस जीतता है तो वो चाइना की यहाँ पर फतह है। लिहाजा जो अमेरिका के जंगी महाज हैं, जो हर कुछ अरसे के बाद एक नया महाज अपने लिए खड़ा करते हैं, वो वाशिंगटन को कमज़ोर कर रहे हैं और बीजिंग की मजबूती का, उनको मज़ीद स्ट्रेंथन करने का, उनके ताकत में मज़ीद इजाफे का वो सबब बनते हैं। और बेहतर अंदाज में हम कहें तो रूस का मैदान जंग में मजबूत रहना या जीतना, अपनी जगह पर कायम रहना, चीन की बका और उनकी सिक्योरिटी पॉलिसी के लिए एक बहुत अहम जुज़्व है। सो आज की इस वीडियो के हवाले से आपकी क्या राय है? अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। आप इस जंग को, जो रूस यूक्रेन जंग है 3 सालों से हम देख रहे हैं, और चाइना का इसमें क्या किरदार है, इस पर अक्सर कम ही बात होती है। आप चाइना के किरदार को किस तरीके से देखते हैं? हम तक अपनी राय ज़रूर पहुँचाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।